हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन माय चैनल टॉपर स्टारगेट। दोस्तों, क्लास 10th की ग्रामर की सीरीज में डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन चल रहा था हमारा, जिसमें हमने कंप्लीट असर्टिव सेंटेंस आपका कवर करा दिया। असर्टिव सेंटेंस के बाद टेंस से संबंधित नियमों के कुछ अपवाद होते थे, जिसमें हमने वो चीजें भी आपको कवर करा दिया है एक अलग लेक्चर के अंदर। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की क्लास अगर आप देख रहे हैं तो पिछली सारी क्लासेस को आप कंप्लीट करके ही आज की क्लास में आए होंगे। आज हम आगे बढ़ेंगे उसी के क्रम में, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन के क्रम में। जो हमने 5 टाइप के सेंटेंस किए थे, उसमें जो अगला टाइप था इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यहाँ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपके एग्जाम के अंदर। तो इसको भी पूरी तरीके से अच्छे से समझ लेना बिल्कुल ज़रूरी है। तो अगर आपने पिछला लेक्चर कवर नहीं किया है तो पूरा लेक्चर पहले कवर करिएगा, फिर आज की टॉपिक को आप वॉच करिएगा, फिर आपको क्लियरली समझ में आएगा, 100% सही तरीके से आपके दिमाग में जाएगा। तो वीडियो को पूरा वॉच करिएगा विदाउट स्किप किए, क्योंकि अगर आपने स्किप करके वॉच किया फिर आपको कहीं ना कोई ज़रूरी टॉपिक, ज़रूरी पॉइंट छूट जाएगा और वही चीज़ आपके क्वेश्चन में आपको तंग करेगा। तो विदाउट स्किप किए पूरा वॉच करना है। चलिए शुरू कर लेते हैं। हमारा टॉपिक था ग्रामर से डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन में। हमने यहाँ पे असर्टिव को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया था। हमने क्या कहा था, जो असर्टिव यहाँ पे सेंटेंस लिए थे हमने, सेंटेंस, इसको हमने कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया था? 5 कैटेगरी में, 5 कैटेगरी में बांटा था। पहला क्या था? असर्टिव, असर्टिव सेंटेंस। दूसरा क्या था हमारा? इंटरोगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और तीसरा क्या था? इंपरेटिव, इंपरेटिव सेंटेंस। और चौथा क्या था? ऑप्टेटिव, ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस। और पांचवा जो है ये हमारा क्या था? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये 5 सेंटेंस होते हैं। और कौन से? असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी। इन पांचों का इनडायरेक्ट नरेशन बनता है, जिनमें हमने असर्टिव सेंटेंस का पूरी तरीके से हर रूल के साथ कंप्लीट कर लिया। अब बारी अपनी दूसरे टाइप के सेंटेंस में है, जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसका हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तन करने का नियम अब सीखेंगे, उसके बाद बाकी तीनों पे चलेंगे। तो आज हम फिलहाल क्या ले लेते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट नरेशन कैसे बनेगा, ये इस लेक्चर के अंदर पूरा हमें यही जानना है। कि हम साथ में ये भी जानेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में कि ये होता क्या है, कैसे सेंटेंस को इंट्रोगेटिव कहेंगे, साथ में नियमों को पढ़ेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को जो डायरेक्ट नरेशन होगा उसका इनडायरेक्ट में कैसे नरेट करेंगे। चलो स्टार्ट कर लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। उससे पहले कि हम इंट्रोगेटिव के नरेशन के रूल्स देखें, उससे पहले हमारे लिए यह जान लेना बिल्कुल जरूरी है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस आखिर किस सेंटेंस को कहते हैं। क्योंकि जब तक हम वाक्य को समझेंगे नहीं, उसको नरेट कैसे करेंगे। तो पहले जानना है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते किसे? हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। हिंदी में क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य। तो थोड़ा सा इसके बारे में जानेंगे शॉर्ट में, फिर आगे बढ़ जाएंगे। ऐसे वाक्य जो प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस या प्रश्नवाचक कहलाते हैं, सेंटेंस कहलाते हैं। ऐसे वाक्य जो प्रश्न पूछने का काम करते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस उनको कहते हैं। हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य, हिंदी में इसको कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। ऐसे कौन से प्रश्न होते हैं, ध्यान देंगे। जैसे कहा जाए, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम समय पर क्यों नहीं आए? क्या तुम समय पर गए? ये सब क्या है? इन सभी
वाक्यों को जो अभी तक हमने बोला, हम क्या कर रहे हैं, एक प्रश्न पूछ रहे हैं, किसी से प्रश्न पूछ रहे हैं, इसमें क्या, क्यों, कैसे, ये सारे शब्द आते हैं। तो ऐसे वाक्यों को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब जान लेते हैं कितने प्रकार का होता है। तो यहाँ इसके बारे में एक और नोट करने वाली बात ये है, क्या नोट करेंगे, यह जो है 2 प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। हम थोड़ा सा बेसिक चीजों को इसलिए लेके शुरू करते हैं ताकि आपको कहीं से कंफ्यूजन ना रहे। बेसिक चीजें भी आप जानेंगे तो नरेशन तो अपने आप ही सीख लोगे, बाकी आपको बेसिक भी पता हो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, नंबर 1 इसमें होता है यस नो, यस नो आंसर वाले, आंसर वाले। और दूसरा क्या होता है, डबल ग्रुप के। ये मैंने क्या कह दिया, यस नो क्या है और WH ग्रुप क्या है, ध्यान देंगे। यहाँ ये 2 टाइप का प्रश्नवाचक वाक्य होता है। एक होता है यस नो आंसर वाले, यानी कि ऐसे प्रश्नवाचक वाक्य जिसका जवाब आपको यस या नो में मिल जाए। जैसे क्या तुमने खाना खाया, मैंने प्रश्न आपसे किया क्या तुमने खाना खाया, तो आप क्या कहोगे, यस मैं, यानी इसका जवाब क्या दिया, यस। नहीं खाया होगा तो क्या बोलोगे, नो। क्या इसके अलावा कोई आंसर दोगे क्या, नहीं। तो ऐसे ही वाक्य जो है, ऐसी कैटेगरी को कहते हैं एस नो वाले वाक्य। तो ऐसे वाक्यों में जानते हैं हमेशा ये वाक्य सहायक क्रिया से शुरू होगा। कहाँ से शुरू होगा, सहायक क्रिया से। इसका अंग्रेजी जब ट्रांसलेशन करेंगे यस नो वाले प्रश्नवाचक वाक्यों को, जब यस नो वाले प्रश्नवाचक वाक्यों का अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे तो हमेशा वो किससे शुरुआत होगी, सहायक क्रिया से शुरू होगा, शुरू होगा। हमेशा किससे शुरू होगा, सहायक क्रिया से। दूसरा क्या है, WH ग्रुप के वाक्य। WH ग्रुप का वाक्य कौन होगा, ऐसा वाक्य जिसमें व्हाट, हाउ, व्हाई ये सब आते हैं और कहाँ आते हैं, सेंटेंस के बीच में आते हैं। और इसके आंसर यस या नो में आप नहीं दे सकते हैं। इसका आंसर को देने के लिए आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, कुछ स्टेटमेंट के रूप में उत्तर मिलता है, न कि यस या नो के रूप में। तो इस ग्रुप को कहते हैं WH ग्रुप। जैसे तुम विद्यालय क्यों नहीं गए, तुम आज समय पे स्कूल क्यों नहीं गए, आप क्या कहोगे, यस नो, नहीं। यहाँ पे यस नो से काम नहीं चलेगा, आप रीजन दोगे, मुझे बुखार था, या मेरी साइकिल पंचर हो गई थी, मेरी गाड़ी छूट गई थी, ऐसे कुछ रीजन दोगे, है ना। यस या नो नहीं दोगे। तो यहाँ पे इस ग्रुप को क्या कहते हैं, WH ग्रुप कहते हैं। इसमें कहेंगे यह, यहाँ, यहाँ या यह हमेशा प्रश्नवाचक शब्द से शुरू होगा, शब्द से शुरू होगा। ठीक है, ये दोनों टाइप के हो गए। पहला ये हो गया यस नो वाले। यस नो का आंसर जैसे प्रश्नों में मिलेगा वो हमेशा किससे शुरू होगी, सहायक क्रिया से, यानी वहां पे प्रश्न वाले शब्द को नहीं लिखते हैं, सहायक क्रिया ही उसका काम कर जाती है। और जो WH ग्रुप है ऐसे में हमेशा यस नो में आंसर नहीं मिलता है, इसके लिए आपको एक स्टेटमेंट देना पड़ता है, वही क्या है, WH ग्रुप का वाक्य कहलाता है। और यह हमेशा प्रश्नवाचक शब्द से शुरू होगा, न कि सहायक क्रिया से। तो आई होप आपको प्रश्नवाचक वाक्य के बारे में एक डीप में और शॉर्ट में जानकारी मिल गई होगी। क्या चीज, कि प्रश्न पूछने का काम करने वाले वाक्यों को प्रश्नवाचक कहते हैं। इसकी 2 कैटेगरी है, एक यस या नो वाली और दूसरा WH वाली। एस नो वाले में हमेशा ये सहायक क्रिया से शुरू होगा और जो WH ग्रुप है ये प्रश्नवाचक शब्द से शुरू होगा। दोनों ही वाक्यों में वाक्य के अंत में क्या होगा, इसमें और चीज जानेंगे। तीसरी बात जानने वाली क्या है, वाक्य के अंत में हमेशा क्या होगा, प्रश्नवाचक चिन्ह होगा, प्रश्नवाचक चिन्ह होगा। तो प्रश्नवाचक चिन्ह होगा तो इसको कहेंगे प्रश्नवाचक वाक्य, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो बेसिक चीजें तो हमने जान ली। अब जानना है कि अगर डायरेक्ट सेंटेंस प्रश्नवाचक शब्द यानी कि प्रश्नवाचक में दिया है,
यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दिया है, फिर हम उसका इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे, उसके क्या क्या नियम होते हैं। तो बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा और क्लास में इंटरेस्ट आ रहा होगा तो लाइक करना मत भूलिएगा, लाइक करते रहिएगा, साथ में शेयर करते रहिए क्लास को आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अब हम जानते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तन के नियम क्या जानना है। अब देखेंगे कि इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस है उसका हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तन करने के लिए क्या क्या नियम का प्रयोग करते हैं। बिल्कुल धैर्य से आराम से समझने का प्रयास करिएगा, क्योंकि हम लोग असर्टिव सेंटेंस को खत्म करके आए हैं तो कॉमन चीजें तो हमें पता ही चल गया, एक मोटा मोटा आइडिया तो आप सबको लग ही गया होगा कि परिवर्तन में होता क्या क्या है। आरवी आरएस को हमें अब डिफाइन नहीं करना है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको क्लियर होगा आरवी क्या है, आरएस क्या है। तो बस हमें बस नियम को जान लेना है। चलिए देखते हैं परिवर्तन के क्या क्या नियम है। शॉर्ट में ध्यान देंगे, रूल 1, रूल 1। तो यहाँ रूल लिखे, चाहे शॉर्ट में मैं सारा नोट करा देती हूँ, आप वैसे भी उसको याद रख सकते हैं। ज़्यादा ये रूल ज़्यादा लिखने का मतलब आपको रटना नहीं है कि रूल 1 अलग है, रूल 2 सब एक ही बात है। ध्यान देंगे क्या करेंगे। रूल नंबर 1 क्या है, रूल नंबर 1 यहाँ रूल करके आप याद करिए, चाहे मैं शॉर्ट में बता रही हूँ वैसे याद करिए। कंफ्यूजन नहीं होना है कि रूल अलग अलग है, क्या अलग अलग कैसे याद किया जाए, बिल्कुल नहीं। आप उसमें जो भी मैं बता रही हूँ बस वो समझने का प्रयास करिए। रूल क्या मैं लिख रही हूँ उससे कोई मतलब नहीं है। ध्यान दीजिए, रूल 1 में क्या हम याद करेंगे इसके बारे में कि यहाँ पे सेड टू जो आरवी में, आरवी जो अपना होता है, आरवी मतलब रिपोर्टिंग वर्ब में सेड टू या सेड को हटाकर क्या लगा देते हैं, आस्क्ड या फिर इंक्वायर्ड लगाते हैं। ध्यान देंगे, नंबर 1 चीज हम चेंज करेंगे, सेड टू दिया हो चाहे सेड दिया हो दोनों को हटा देंगे आरबी से और फिर क्या लगाते हैं, इनडायरेक्ट बनाते टाइम आस्क्ड में बदल देंगे या फिर इंक्वायर्ड में बदल देंगे। ऐसा क्यों करेंगे, ध्यान देंगे। पिछला में जबकि असर्टिव था तो हमने क्या बताया था, सेड या सेड टू को क्या किए थे, टोल्ड में बदलते थे। और कब बदलते थे, जब टू और ऑब्जेक्ट मिलता था, नहीं होता था तो सेड को सेड रहने देते थे। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ चाहे सेड टू रहे चाहे सेड रहे, यानी इसके बाद प्रश्न यहाँ पे सेड टू के बाद चाहे ऑब्जेक्ट रहे ना रहे कोई मतलब नहीं, बदलेगा। ये हर हालत में सेड या सेड टू आस्क्ड में चाहे इंक्वायर्ड में बदलेगा। क्यों, क्योंकि आरएस में प्रश्नवाचक वाक्य है और प्रश्नवाचक वाक्य प्रश्न पूछने का काम करता है, कहने का काम नहीं करता है। इसीलिए हमेशा सेड टू या सेड किसमें बदल जाएगा, आस्क्ड में। आस्क्ड कहिए चाहे इंक्वायर्ड कहिए, इंक्वायर्ड माने भी क्या होता है, पूछताछ करना, तो वही पूछना या इंक्वायर्ड करना। तो सेड टू हमेशा आस्क्ड या इंक्वायर्ड में बदलेगा। रूल 2, रूल नंबर 2 क्या है, जो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा होता है अपना, इसको हटाते हैं। यहाँ भी को हटाकर क्या करते हैं, कंजंक्शन दैट नहीं लगाते हैं। ध्यान देना, नहीं लगाते हैं, इस बात को यही नोट कर लेना। अब तक असर्टिव सेंटेंस था तो मैंने क्या कहा था, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाओ, दैट लगाओ, लेकिन जब इंट्रोगेटिव की बात आएगी तो कंजंक्शन दैट नहीं लगेगा। फिर तो कैसे जुड़ेगा, कुछ ना कुछ तो लगेगा ना, तो क्या लगेगा आगे बताऊंगी, ध्यान देंगे। कंजंक्शन लेकिन दैट नहीं लगेगा, इस बात को नोट रखिएगा। क्या लगेगा फिर, ध्यान देंगे, इफ लगता है और फिर क्या लगता है, वेदर लगता है
वेदर लगता है, या फिर WH ग्रुप अगर रहेगा तो WH ही लग जाएगा, ये सब लगेंगे। अब इतना ज़्यादा कंफ्यूजन ये नहीं लगता है तो क्या इतना सारा लगेगा? नहीं, धैर्य रखिए, सारा नहीं लगेगा, बिल्कुल जैसे आगे बढ़ेंगे आपको क्लियर हो जाएगा, लेकिन दैट नहीं लगेगा। इफ या वेदर कब लगेगा? जब यस नो वाला रहेगा, यस नो आंसर वाले। अभी तो हमने पीछे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कैटेगरी आपको बताया है ना, कैटेगरी में क्या बताया था कि इंट्रोगेटिव भी दो टाइप का होता है, एक यस नो वाला, एक WH ग्रुप का। तो यस नो वाला रहेगा तो इफ या वेदर में से कोई एक लगेगा। जब सहायक क्रिया से शुरू होगा तो इफ या वेदर में लगेगा, और जब WH ग्रुप होगा यानी प्रश्नवाचक शब्द से शुरू होगा तब क्या होगा? तब यही के यही शब्द जो कहते हैं प्रश्नवाचक शब्द से ही जुड़ जाएगा। तब प्रश्नवाचक शब्द न रह के क्या बन जाएंगे? रिलेटिव प्रोनाउन का काम करने लगेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे यस नो वाले में इफ या वेदर, बाकी वाले में WH। अभी एग्जाम्पल में पूरा क्लियर कराऊंगी, परेशान होने की जरूरत नहीं है। रूल नंबर 3 और क्या बदलेंगे भाई? दो चीज हमने जान लिया। तीसरा क्या बदलेंगे? आर्यस का टेंस पहले के नियम के अनुसार बदलेगा। पहले का नियम क्या है? आर्यस का टेंस असर्टिव सेंटेंस के नियम के अनुसार बदलेगा, के नियम के अनुसार बदलेगा। क्या होगा? टेंस में भी तो परिवर्तन होगा, तो टेंस कैसे बदलेगा? आरएस का जो टेंस होगा, असर्टिव सेंटेंस में जो टेंस के परिवर्तन का नियम बताए थे उसी के हिसाब से बदलेगा इंट्रोगेटिव में भी। असर्टिव में आपको पूरा तरीके से टेंस का परिवर्तन बताया गया है पिछले के लेक्चर्स में, तो प्लीज उस लेक्चर को जरूर आप कवर करिएगा, तो ही ये पूरी तरह से क्लियर होगा। उस लेक्चर का सीधा लिंक आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो जरूर कवर कर लीजिएगा। आरएस के टेंस में बदलने का नियम फिलहाल हम मोटा जान लेते हैं क्या होता है। असर्टिव में क्या था? जब आरवी प्रेजेंट में था तो आरएस का टेंस नहीं बदलता था, यहाँ भी लागू होगा क्योंकि ये कह रहा है असर्टिव के हिसाब से होगा। जब आरवी फ्यूचर में था आरएस का टेंस नहीं बदलता था, हमने सीखा ही है। जब आरवी पास्ट टेंस में होगा तब ही बदलता था, उसके लिए मैंने एक चार्ट पूरा आपको बनवाया है, उस चार्ट के हिसाब से बदलेगा। चार्ट में क्या था? प्रेजेंट वाले सब के सब पास्ट वाले में चले आते हैं सीधे, और पास्ट वाले पड़ोसी को छोड़ के अगले में जाते हैं। फ्यूचर वाले नहीं बदलते हैं, विल का वुड, शैल का शुद्ध हो जाता है, कैन का कुड, मे का माइट, यही चीजें आपको बताए थे। ये यहाँ भी चलेगा, ये कह रहा है कि इंट्रोगेटिव में भी वही नियम होगा, वही चार्ट जो असर्टिव में था टेंस के परिवर्तन के मामले में लागू होगा। तो ये टेंस का नियम हो गया। फिर रूल नंबर 4 क्या कहता है? ये कहता है कि वाक्य यानी आरएस का सेंटेंस, आरएस को असर्टिव में रखेंगे, असर्टिव में बदल देंगे और प्रश्नवाचक चिन्ह को हटाकर क्या लगा देंगे? फुल स्टॉप लगाएंगे। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। भले ही डायरेक्ट नरेशन में ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिया होगा, डायरेक्ट नरेशन में भले ही इंट्रोगेटिव दिया होगा, लेकिन जब इसका हम इनडायरेक्ट बनाएंगे ना तो आरएस को असर्टिव में बदल देंगे, इंट्रोगेटिव को क्या कर देंगे? असर्टिव में ले आएंगे, इंट्रोगेटिव नहीं रहने देंगे, और जो क्वेश्चन मार्क रहेगा उसको हटा के फुल स्टॉप लगा देंगे। जब असर्टिव में आएगा तो क्वेश्चन मार्क अपने आप हटेगा, और हटेगा तो फुल स्टॉप लगेगा। तो ये रहा मोटा आपका परिवर्तन का नियम, किसमें? इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए। नंबर 1 हमने जाना कि सेट 2 को आस्क्ड या इंक्वायर्ड में बदलेंगे। नंबर 2 जाना कि कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हटा के कंजंक्शन दैट नहीं लगाते हैं, बल्कि क्या लगाते हैं? एसनो वाले ग्रुप में इफ या वेदर लगाते हैं, WH ग्रुप में खुद यही शब्द जुड़ जाते हैं आगे। और फिर
आरएस का टेंस असर्टिव के नियम के अनुसार बदलेगा। जैसे जैसे असर्टिव में बदला था वही नियम यहाँ भी टेंस परिवर्तन के मामले में लगेगा। फिर चौथा क्या है ना, असर्टिव को आरएस को असर्टिव में रखेंगे, भले इंट्रोगेटिव में दिया होगा असर्टिव में बदल देंगे और प्रश्नवाचक चिन्ह को हटा के फुल स्टॉप लगा देंगे। एक और बात यहाँ नोट करेंगे, पांचवा रूल नंबर जो 5 है, हमने क्या बताया था पर्सन का नियम। पर्सन कैसे बदलता है, पर्सन हमने कहा था चाहे कोई भी सेंटेंस हो किसी भी टाइप का उसी हिसाब से बदलेगा। कहेंगे पर्सन, पर्सन पूर्व के नियम, पूर्व के नियम से ही बदलेगा, से ही बदलेगा। पूर्व का नियम क्या था, पिछले लेक्चर में कवर किया है मैंने, फटाफट उसको आप भी कवर कर लेना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वीडियो है उसका। चलिए फिर फिलहाल मोटा मोटा जान लेंगे। फर्स्ट पर्सन कहीं देगा तो आरवी के सब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा। सेकंड पर्सन देगा तो आरवी के ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा। और थर्ड पर्सन देगा, यदि थर्ड पर्सन देगा तो क्या होगा, नो चेंज होगा, नो चेंज, नो चेंज। यही याद रखना है। पर्सन का नियम कहता है कि फर्स्ट पर्सन आरवी के सब्जेक्ट के हिसाब से, सेकंड पर्सन आरवी के ऑब्जेक्ट के हिसाब से और थर्ड पर्सन नो चेंज। सब ये फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आता है मैंने डिफाइन किया हुआ था, थोड़ा सा तो मैं बता देती हूँ आज भी। आई, माई, वी, आवर, यस जब अपने ओर इशारा होगा फर्स्ट पर्सन होगा। सेकंड पर्सन यू, योर, योर्स ये सेकंड पर्सन होता है। थर्ड पर्सन किसी का नाम ले लिया जाए, ही, सी, इट, दे आ जाए तो यही थर्ड पर्सन होता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो रूल्स तो इतना हो गया देखने में, केवल देखने में। मैं बिल्कुल आपको याद करा दूंगी, ये गारंटी है। इतना एक्सरसाइज पे कराऊंगी, इतना ज़्यादा क्वेश्चन कराऊंगी कि एक एक बात जो यहाँ 4-5 लाइन में लिखा है आपके दिमाग में एकदम सेट होगी। ध्यान देंगे, बस इतना ही है। ये रूल आप भूल जाओ, बस ये 3-4 बात मेरी सुन लो। क्या होगा, सेड टू यहाँ प्रश्नवाचक है तो हमेशा वो आस्क्ड हो जाएगा या इंक्वायर्ड होगा। और फिर दूसरा क्या है, कंजंक्शन जो हम वाक्य जोड़ने के लिए क्या लगाते थे, दैट लगाते थे, वो नहीं लगाएंगे। अभी भी आवेदन लगाएंगे चाहे तो वही प्रश्नवाचक शब्द से जुड़ जाएगा। कब, जब यस नो वाला टाइप होगा इंट्रोगेटिव का तो हम इफ या आवेदन लगाएंगे, और यस नो वाले टाइप के अलावा जब प्रश्नवाचक शब्द से जुड़ेगा तब उसी से हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तीसरी बात क्या नोट करनी थी, असर्टिव का ही नियम के अनुसार इसका भी टेंस बदलेगा। टेंस में जो परिवर्तन होगा, जैसे असर्टिव में होता था सेम ही होना है, तो कुछ यहाँ नहीं रखना, वही चार्ट है पुराना वाला अपना। और फिर तीसरी बात है कि पर्सन क्या है वो भी उसी हिसाब से बदलेगा। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन नहीं बदलता। और हमेशा जो बदलने पर आरएस को जब हम इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो उसको असर्टिव में रखते हैं, इंट्रोगेटिव में नहीं रखते हैं। क्वेश्चन मार्क को हटाकर फुल स्टॉप लगा देते हैं। इतनी समरी थी, ज़्यादा कुछ नहीं है। अब प्रश्न को लेते हैं और एक एक करके इस नियम को दिमाग में सेट करते हैं। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेते हैं, हमने जो रूल्स अभी तक सीखा है उस पर ध्यान देंगे। ये पूरी एक्सरसाइज नहीं है, पूरी एक्सरसाइज में एक अलग लेक्चर के अंदर आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लेके कवर कराऊंगी। साथ में जो आपकी 2 कैटेगरी है ना इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, एक यस नो वाली और एक WH ग्रुप वाली, इसको मैं अलग अलग डिफाइन करूंगी, अलग अलग उसको समझाऊंगी, उस पर नियम बताऊंगी। वही नियम है लेकिन थोड़ा सा अलग लेकर के समझेंगे तो ज़्यादा क्लियर रहेगा। फिलहाल आज हम जो अभी नियम सीखे हैं उस पर थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लेते हैं, बाकी एक्सरसाइज हम अगले के लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। देखिए क्या दिया है, आई सेड टू हिम, मैंने उससे कहा, आर यू गोइंग, क्या तुम जा रहे हो। देखिए क्या दिया है, आई सेड टू हिम आर यू गोइंग, मैंने उससे कहा आर यू गोइंग, क्या तुम जा रहे हो। यहाँ देखेंगे ध्यान से तो ये इन्वर्टेड कॉमा के भीतर वाला पार्ट आर एस, बाहर वाला पार्ट क्या होता है, आर बी होता है। फिर क्या करते हैं, हमने कहा आप आर एस को देखो, क्या ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है क्या, कहेंगे आर यू गोइंग सहायक क्रिया से शुरू है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है, मतलब ये क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो है। ये क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो है। तो हम क्या करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, हमने कहा था कि आप क्या करो,
इसको सेड टू को हमेशा आस्क्ड या इंक्वायर्ड में बदल देते हैं, बोला था कि नहीं? तो क्या हो जाएगा आई सेड टू को आप क्या कर देंगे आस्क्ड, आई आस्क्ड हिम, टू हट जाता है, आई आस्क्ड हिम। फिर क्या कहा था कॉमा इन्वर्टेड कामा हटा देते हैं, चलो हटा देंगे, लेकिन दैट नहीं लगाते हैं। हमें पता है आपको दैट की आदत पड़ चुकी है असर्टिव पढ़ते पढ़ते, तो दैट नहीं लगाते हैं। फिर क्या करते हैं, हमने कहा था कि यस नो वाला अगर है, यानी यस नो में आंसर मिलने वाला अगर प्रश्न है तो हम क्या करते हैं इफ या वेदर लगाते हैं, और अगर यस नो वाले नहीं हैं तो फिर वही प्रश्नवाचक शब्द उठा के छाप लेते हैं। तो आप चेक करके आर यू गोइंग, क्या तुम जा रहे हो? अगर आपसे कोई पूछे भाई बताओ क्या तुम जा रहे हो, तो आप क्या उत्तर दोगे? अगर जा रहे होगे तो कहोगे यस, और नहीं जा रहे होगे तो कहोगे नो। तो यहाँ पे क्या है, केवल यस या नो वाला ही तो है। देखिए, और यस या नो वाले की पहचान, सबसे बड़ी पहचान, ये हमेशा सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। तो देखो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुई है, तो सहायक क्रिया वाला यस नो वाला हमेशा इसके लिए क्या लगता है कामा इन्वर्टेड कामा हटा के, चाहे इफ चाहे वेदर। तो क्या हो जाएगा इफ लग गया। अब हमने क्या पढ़ा था रूल अगला, कहा था कि वाक्य जो इंट्रोगेटिव में रहता है आरएस का उसको असर्टिव में आगे बनाते हैं, इंट्रोगेटिव में नहीं। असर्टिव का नियम कहता है असर्टिव वाक्य में हमेशा पहले कर्ता तब क्रिया आती है, पहले कर्ता आना चाहिए। तो पहले कर्ता को, जो कर्ता कौन था यू, यू माने तुम, तो तुम का एज इट इज नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि यू का पर्सन पहले देखो कौन सा पर्सन है, कह रहा है तुम कौन सा पर्सन है यू, योर, योर्स, सेकंड पर्सन। और हमने कहा था पर्सन किस हिसाब से बदलता है, सेकंड पर्सन है तो आरबी के ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा। ऑब्जेक्ट क्या है हिम, तो हिम एज इट इज नहीं आएगा, इसका सब्जेक्टिव फॉर्म आएगा। हिम का सब्जेक्टिव फॉर्म होता है ही, तो क्या आ जाएगा इफ ही। अब ही के हिसाब से, अब यहाँ देखिए टेंस में परिवर्तन का नियम क्या कहा था, टेंस में परिवर्तन में हमने कहा था जो है असर्टिव में जैसे बदलता था उसी तरीके से बदलेगा। तो ये किस टेंस में है पहचानिए जरा, आर यू गोइंग, क्या आप जा रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस किसके हिसाब से बदलता है, हमेशा जब ये चेंज होता है तो पास्ट कंटिन्यूअस सामने वाले पास्ट में चला जाता है। इस हिसाब से ही के साथ क्या हो जाएगा, सिंगुलर है ही, तो क्या हो जाएगा वाज, इफ ही वाज गोइंग। आई होप थोड़ा थोड़ा तो क्लियर हुआ होगा। अलग से एक्सरसाइज इस पे पूरा कराएंगे रूल के साथ, रूल को फिर से समझा के अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करके एक और लेक्चर आपके लिए जरूर आएगा बहुत जल्द। चलिए यहाँ पे देखते हैं, सी सेड टू मी, वह मुझसे बोली, डू यू नो सोहन, क्या तुम सोहन को जानती हो? फिर वही प्रश्न पूछ रही है, तो फिर क्या करेंगे, सी सेड को क्या बदल देंगे, चाहे आस्क्ड में चाहे इंक्वायर्ड में, तो इंक्वायर्ड कर दो भाई, सी इंक्वायर्ड मी, वह मुझसे पता की, पूछताछ की, क्या की, कामा इन्वर्टेड कामा हटाओ, दैट नहीं लगाओ। क्या करते हैं यहाँ सहायक क्रिया से शुरू है तो इफ या वेदर लगेगा, क्या होगा इफ। अब क्या करेंगे, हमें असर्टिव में रखना है। असर्टिव कहता है पहले कर्ता को ढूंढ के लाओ, कर्ता था यू किस पर्सन में है, सेकंड पर्सन का कर्ता हमेशा किसके हिसाब से बदलेगा, आर्मी के ऑब्जेक्ट के हिसाब से। यही अपना आर्मी है, इसका ऑब्जेक्ट मी है, मी को ज्यों का त्यों नहीं लिखेंगे, इसका सब्जेक्टिव फॉर्म क्या हो जाएगा आई, इफ आई। अब देखो टेंस बदलने का नियम कहता है कि अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा। तो डू यू नो सोहन, क्या तुम सोहन को जानती हो, क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो पास्ट इंडेफिनिट में चला जाएगा। अब पास्ट इंडेफिनिट कहता है कि पास्ट इंडेफिनिट का जो आपका असर्टिव सेंटेंस है वो कहता है कि क्या हो जाएगा, सहायक क्रिया नहीं रहती है। पास्ट इंडेफिनिट के असर्टिव के जो अफर्मेटिव पार्ट होता है उसमें सहायक क्रिया नहीं आती है, नेगेटिव से शुरू होता है। इफ आई डिड नहीं लिखेंगे, नो का क्या हो जाएगा, सेकंड फॉर्म। क्यों, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में क्रिया का सेकंड फॉर्म होता है। इफ आई न्यू सोहन, इफ आई न्यू सोहन, सोहन फुल स्टॉप लगेगा, क्वेश्चन मार्क
हट जाएगा। तो यहाँ डू का ये मत सोचना कि हमने डिड क्यों नहीं लिखा, भाई नेगेटिव होता तो हम डिड को भी लिखते। यहाँ पे इंट्रोगेटिव था, यहाँ पे असर्टिव है, इसलिए डिड की जरूरत ही नहीं पड़ी। अगर नॉट होता तो हम यहाँ डिड नॉट जरूर लगाते। तो आई होप थोड़ा बहुत आज के रूल्स को मैंने आपको बताया है और आपको क्लियर हुआ होगा। अगर लेक्चर पसंद आया है तो फटाफट लाइक कर दीजिए और इस लेक्चर का PDF आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चाहिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, वहाँ पे मिल जाएगा इस पूरे लेक्चर का PDF। साथ में हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ पे हम डेली आपके लिए इंग्लिश से, आपके मैथमेटिक्स से, आपके हर सब्जेक्ट से क्विज को प्रोवाइड करते हैं। तो वहाँ से क्विज को अटेंड करिएगा, आपका माइंड उसमें बूस्ट होगा, आपकी बुद्धि की क्षमता, थोड़ा सा तार्किक क्षमता बढ़ेगी। तो मेरे फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कर लीजिएगा। और अगर आज का लेक्चर पसंद आया तो लाइक करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि अंग्रेजी जिसकी भी कमजोर है, यहाँ इस क्लास के अंदर इतने बेसिक से बताया जाएगा कि कभी भी इंग्लिश में आपको डर लग ही नहीं सकता। फटाफट शेयर कर देना और चैनल से अब तक नहीं जुड़े हो सब्सक्राइब कर लेना। अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय।